Hi, this is Mr. S. प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं अपने मोटिवेशन फॉर सक्सेस सीरीज़ के अंतर्गत इस वीडियो में हिंदुस्तान के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हिंदुस्तान के 11वें राष्ट्रपति के विषय में चर्चा करूंगा। APJ अब्दुल कलाम अपने आप में बड़ी पिकुलियर और विशेषताओं से भरे हुए आदमी थे। इनका नाम अपने आप में एक बहुत ही विशेषताएं लिए हुए APJ अबुल पाकीर जैनुद्दीन, 3 पीढ़ियों का नाम इसमें सम्मिलित है। ऐसा नाम प्राय कहीं नहीं मिलता है। अबुल परदादा, पाकीर दादा और जैनुद्दीन इनके पिताजी। ये बड़ा ही विलक्षण और खूबसूरत नाम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हिंदुस्तान के तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बिल्कुल छोटे से गांव में 1931 में हुआ। बहुत ही गरीब परिवार, पिछड़ा। इनके पिताजी मल्लाह थे और नाव का चलाने का काम करते थे। कोस्टल एरिया, छोटा सा घर, 9 भाई बहन। कलाम का बचपन से ही पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। जब ये 9 साल के हुए, उसी समय चूँकि कोस्टल एरिया था, एक बार बहुत बड़ा तूफान आया और इनके पिताजी के नाव उड़ गए, टूट गए, बिखर गए। एक तो गरीबी, दूसरा साधन भी तहस नहस हो गया। फिर पिताजी ने किसी तरह इसको संभाला। माँ बाप गरीब जरूर थे, लेकिन बड़े नेक दिन इंसान थे। बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश किए और बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे। बचपन से ही माँ बाप के संस्कारों का ही प्रभाव था कि अब्दुल कलाम एक बड़े ही सिंपल, हम्बल, ऑनेस्ट और इनोवेटिव व्यक्ति हुए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत मार्के की चीज़ है उनकी ज़िंदगी से। सिंपल, हम्बल, ऑनेस्ट और इनोवेटिव। विचारों में वह हम्बलनेस था और सिंप्लिसिटी थी कि छोटे ही उम्र में इनके बहुत सारे मित्र दोस्त बन गए थे। इनकी पढ़ाई, प्रारंभिक पढ़ाई वही रामेश्वरम के किसी विद्यालय में हुई। जब हाई स्कूल में गए, एक बार की बात है, ये अपने मित्र शास्त्री जी, जो वहाँ के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी के लड़के के साथ बैठे हुए थे अगले बेंच पर। उनका मित्र हुआ करता था। एक नए शिक्षक आए जिन्होंने अब्दुल को उस पुजारी के लड़के के साथ बैठा देखकर बहुत गुस्सा में आ गया। डांटा, डांट करके उसको पीछे कर दिया। ये घटना थी। बहुत सिंपल लड़के थे, बहुत सीधे साधे लड़के। उठकर अपने बैग लिए पीछे जाकर बैठ गए। किसी किताब में आया, इनके ऊपर तो बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है कि देश का सर्वश्रेष्ठ दिमाग क्लास के पिछले बेंच पर भी हो सकता है, और ये उनके साथ हुआ भी। अपने समय के सबसे बेस्ट दिमाग थे हिंदुस्तान के लिए, और उनकी उपस्थिति से, उनके व्यक्तित्व से, उनके करियर में जब आने के समय हिंदुस्तान का आन मान शान की बढ़ोतरी हुई। मैं थोड़ा पीछे आऊँ। 12वीं की परीक्षा करने के बाद वहाँ के किसी अच्छे हाई स्कूल से इन्होंने परीक्षा पास कर ली, और हाई स्कूल में परीक्षा के दौरान, जैसे मैंने बताया कि सिंपल और हम्बल तो थे ही, इनोवेटिव भी थे। चिड़ियों को देख करके शिक्षकों को बहुत परेशान करते थे। ये चिड़िया कैसे उड़ती है, ये चिड़िया कैसे उड़ती है। एक बार सुब्रमण्यम अय्यर एक शिक्षक हुआ करते थे हाई स्कूल को, अब्दू को लेकर के समुद्र के किनारे चले गए और चिड़िया के उड़ने की बारीकियों को उनसे जो हो सका उन्होंने समझाया। मतलब ये थी इनकी क्यूरियोसिटी, इनोवेटिवनेस, किसी नए चीज़ को सीखने की, जानने की, करने की, जो बाद में चल के इनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रस्फुटित हुआ। देश को बहुत कुछ दिया इन्होंने। और यह जो क्यूरियोसिटी थी, चिड़िया कैसे उड़ती है, ये शिक्षक ने बताया। बाद में 12वीं के बाद
कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन की जो बातें आई तो MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान का जो बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, उसमें सिलेक्शन तो हो गया। समस्या इनके एडमिशन को हुई। 1,000 रुपये लग रहे थे। 1,000 रुपया उस समय के लिए बहुत बड़ा था। 1945 में, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस समय इनकी उम्र कितनी रही होगी? मुश्किल 9-10 साल, 12 साल। और जब कॉलेज में गए तो 17-18 साल की उम्र रही होगी। तो उस समय कॉलेज में एडमिशन की बहन ने अपने सोने के गहने गिरवी रख के तो करा दिए, और वह चिड़ियों वाला ज्ञान, नो हाउ, जो कुछ भी इनको मिला कॉलेज में, एरोनॉटिकल साइंस में इन्होंने एडमिशन कराया। और वहाँ से कंप्लीट होने के बाद इनका टेस्ट एयर डायनेमिक्स और फिर एयर ऑफिसर बनने का टेस्ट रहा। और इसके लिए एक बार देहरादून इंटरव्यू के लिए गए, बस उस इंटरव्यू में मात्र 1 नंबर से पीछे रह गए और नौकरी वो नहीं मिल सकी। बड़ी उदास हुए और उदास होकर लौट रहे थे। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद से मिले, जो कि उस समय के पहुँचे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत कुछ इनको समझाया और गीता का एक पुस्तक दी। बीइंग मुस्लिम गीता का भी अध्ययन करते थे। एक कान में गीता, दूसरे कान में डार्विन सिद्धांत। तो बताया जाता है उनके गजब प्रकार के व्यक्तित्व, विलक्षण व्यक्तित्व। खैर, उसके बाद आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री में, DRDO में इन्होंने चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर का पोस्ट पर काम करना शुरू किया। वहाँ से ये इसरो चले गए और इसरो में काम करने के वक्त उसी समय ये ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ा। और अमेरिका में इनके विलक्षण व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा के कारण वहाँ के हेड ने इनको बहुत ही लोभ लालच दिया कि मैं हिंदुस्तान से 10 गुना ज़्यादा मैं आपको तनख्वाह दूंगा, सिटीजनशिप में यहाँ के ले लो, आप यहीं रह जाओ। परंतु ये लोभ लालच से अलग रहे और पुनः इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आ गए। यहाँ पर एक बार की बात है, इनके स्टूडेंट लाइफ के समय की बात एक याद आती है। एक अंग्रेज़ आया था इंडिया उस समय और पूछा, हूँ इज़ मिस्टर APJ अब्दुल कलाम। इसने उठकर खड़ा किया होकर जवाब दिया, इज ए मैन ऑफ इनएक्सप्लेनेबल, जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। ये एडजेक्टिव है, संज्ञा की विशेषता को बताने के लिए होता है। बट इज ए मैन ऑफ इनएक्सप्लेनेबल, इतनी ज़्यादा विशेषताएं हैं कि बताया नहीं जा सकता। ये इनकी क्वालिटी थी। बाद में उस समय की स्थिति क्या थी? देश 1947 में आज़ाद हो गया था। उसके बाद लंबे समय तक देश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। 1962 में चाइना से युद्ध हुआ और इंडिया हार गया। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो उस समय देश के पास परमाणविक शक्ति और मिसाइल पावर नहीं था। ये मिसाइल मैन जब आ गए तो 1969 से 1979 तक में इन्होंने बहुत सारे मिसाइलों का निर्माण किया। 1978 में इनके नेतृत्व में पोखरण में परमाणु विस्फोट, दुनिया मिसाइल शक्ति संपन्न हिंदुस्तान को मानने लगी। पहले विश्व में सिर्फ 5 ही राष्ट्र मिसाइल शक्ति संपन्न माने जाते थे, अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। 6ठा देश भारत का नाम जुड़ गया। और बाद में
मिसाइल शक्ति संपन्न होने से, परमाणु शक्ति संपन्न होने से देश का नाम विश्व में एक बहुत ही मजबूती से लिया जाने लगा, क्योंकि विश्व में किसी भी देश की वजन उसके टेक्निकल शक्ति संपन्नता से मानी जाती है, जो एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इन सारे कामों को होने से देश का आन मान शान बढ़ा। 2005 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए, तो उन्होंने इनकी विलक्षण साइंटिफिक नॉलेज और ज्ञान और विलक्षणता को देख करके, इनोवेटिव पावर को देख करके उन्होंने इनको डिफेंस मिनिस्टर के लिए ऑफर किया था, लेकिन बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही पोलाइटली इसको इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर दूसरी बार इनका नाम उन्होंने बाद में राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया, तो इन्होंने बहुत सरलता से स्वीकार कर लिया और 2005 से 2007 तक ये हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे। देश ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे जिनको पद प्रतिष्ठा, पैसे का कोई लोभ नहीं था। बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, असामान्य होकर भी अपने को आप को अति सामान्य समझते थे। तो देश इनको पाकर के गौरवान्वित महसूस किया। एपीजे अब्दुल कलाम को इसके लिए कोई बहुत बड़ी ये नहीं था। एक बार की बात है, जब ये राष्ट्रपति थे, उस समय अपने परिवार के सारे लोगों को राष्ट्रपति में भवन में बुलाकर काफ़ी भ्रमण कराया था और 1 हफ्ते रहे, 10 दिन। उस पर एक एक पैसे का जो खर्च आया इनके जाने के बाद, बिल जो 3,52,000 रुपये आया, घूमने फिरने सब में, इन्होंने स्वयं उसको चुका दिया। इसने पूछा कि सर आप इस पैसा को क्यों चुका रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देश हमारे खर्चे के लिए पैसा दे रहा है, हमारे परिवार के लिए नहीं, हमारे संबंधियों के लिए नहीं। ये थी उनकी ऑनेस्टी और खुददारी। तो दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यह व्यक्ति सिंपल, हम्बल, इनोवेटिव और ऑनेस्ट, ये क्वालिटी थी उनकी। और हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद ने सफलता के जो मानक स्थापित किए, उनके सफलता के सूत्र की मैं चर्चा करूं, वे कहते थे, फर्स्ट यू डिसाइड योर गोल, डिसाइड योर एम। सेकेंड, know about your goal, acquire knowledge about your goal, how to achieve, what are the infrastructure required for achieving the goal. Number 3, hard work. Number 4, perseverance, न थकने वाली साहस। ये है सफलता के मंत्र हमारे ग्रेट मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपसे कमेंट्स चाहूँगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।